हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम बेंजीन के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे पता है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और जो एसाइलेशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है। तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? बेंजीन के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बेंजीन अंडरगोज दिस रिएक्शन बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। आपको पता है बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कहते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है? ऐसे प्लेस को खोजना जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेन रिएक्शन है वो भी किसका? बेंजीन का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सपोज दैट दिस इज द बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पे अगर हम क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। अगर हम इस बेंजीन रिंग पे किसका अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल याद रखिए हमेशा, वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बेंजीन है, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यानी कि डबल बॉन्ड जैसे ही अपना पॉजिटिव इसको देगा यानी कि अपने दोनों डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को या इस कार्बन को मिला तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप होने के कारण यहाँ पे क्या बना? ये बेंजीन रिंग है, ये बना आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव और यहाँ पे था नेगेटिव। नेगेटिव से ये आपका जाके जुड़ेगा तो इसके साथ साथ यहाँ पे पहले से ही क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। तो H और E दोनों यहाँ पे जाके जुड़ते हैं। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कार्बोनियम आयन। हमने बताया था आपको इसका नाम क्या है? कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन भी कहते हैं। और इसे हम एक तरीके से एरीन का कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं। ये आपका एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या देखेंगे? रेजोनेंस देखेंगे। तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा और जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा अब पॉजिटिव जो पहले अपर कार्बन पे था वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो रेजोनेंस इसका देखने जाते हैं। कुछ इस तरीके से रेजोनेंस इसका होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पे और जैसे ही वहाँ पे शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे पहले से ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रोफाइल जो जाके जुड़ा था। क्लियर? अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इसके जस्ट बगल यहाँ पर, तो पॉजिटिव यहाँ पर डेवलप होगा तो ये भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, पहले से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ और ये हो गया H और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, H और इलेक्ट्रोफाइल। अब अगले स्टेप में जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देकर वो रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ H+, तो ऐसे समय में यहाँ पे H+ के फॉर्म में रिमूव होगा तो ये अपने बॉन्ड्स को यहाँ पे देके जाएगा। ठीक है, तो इसने यहाँ दिया
और इसी के साथ साथ अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बचा है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, लास्ट में जाकर के जो मेन कंपोनेंट है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। जो H+ यहाँ से निकला था वो किसी न्यूक्लियोफाइल से जाकर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। H+ जो यहाँ से निकला है वो किसी न्यूक्लियोफाइल से जाकर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और न्यूक्लियोफाइल से जाकर रिएक्ट करने पर यहाँ पर क्या बनेगा, वो है आपका फास्ट रिएक्शन कराएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जिसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि H+ से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे H+ और न्यूक्लियोफाइल आपस में जाके जुड़ जाएंगे। तो ये बनता है आपका मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएं या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएं, ठीक है, तो ऐसे समय में जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा वो कौन है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम हम यहाँ पे क्या नाम लिखने जा रहे हैं, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। याद रखिए, एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सा होगा, R+ के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, R+ के फॉर्म में होगा, जिसको कहते हैं एल्काइल कार्बोनियम। इसे हम क्या कहते हैं, इस समय जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एल्काइल कार्बोनियम होगा, ठीक है। तो इस E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे R+, यानी कि लास्ट में जहाँ पे आपने E जोड़ा है यहाँ पे कौन जाके जुड़ेगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। तो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का नाम देते हैं। यहीं पे अगर हम एसाइल की बात करें, यहाँ पे बनेगा क्या, E की जगह R, यहाँ भी E की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पे R+ आएगा, ठीक है। और आपका हर जहाँ जहाँ E देख रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में R+ है। और ये बनना आपका एल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट या बेंजीन का हमने एल्काइलेशन कर दिया, ठीक है। यहीं पे अगर हम एसाइलेशन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, एसाइलेशन, एल्काइलेशन के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं एसाइलेशन के बारे में। तो एसाइलेशन के लिए जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो RC+O+ ये होता है, ठीक है, RC+O+ होगा। तो जहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे वहाँ पे COR ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, COR ऐसे जुड़ेगा। C में से यहाँ पे भी COR जाके जुड़ेगा और ये जाकर के आपका यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्या जुड़ेगा, C+O+R। ये बन गया एसाइल ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप हो गया, एसाइल ग्रुप हो गया। और यहाँ पे इसे हम कहेंगे एसाइलेशन, इसे हम क्या कहेंगे, एसाइलेशन का नाम देंगे। यहाँ पे C+O+R, ठीक है। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और फाइनली जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये होगा जो एसाइलेशन के द्वारा बनेगा। तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। तो एसाइलेशन अगर कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में RC+O ये होगा। और एल्काइलेशन अगर कराएंगे तो ऐसे समय में यहाँ पर R+ होगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ ये तो बात हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में। नेक्स्ट है जिसका नाम है डायरेक्टिव इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। डायरेक्टिव इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, आर्थो, पैरा या फिर मेटा इफेक्ट जो होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए अगर आपको इसका मैकेनिज्म पता है और मैकेनिज्म पता होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म के साथ साथ अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल पता है तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है डायरेक्टिव इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, हेडिंग है वो है डायरेक्टिव
effect in substituted benzene डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन हटा करके कोई अदर ग्रुप अगर लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर आपको यहाँ पे बताया जाए तो वो है डायरेक्टिव इफेक्ट इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, वो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड की अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा है तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑक्यूपाई आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन। ठीक है, यानी कि सपोज दैट बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये मान लेते हैं बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर पहले से ही कोई ग्रुप लगा पड़ा है। ठीक है, पहले से ही कोई ग्रुप लगा पड़ा है, तो ये इनकमिंग जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो यहाँ पे आ रहे होंगे, उनको या तो ये आर्थो को जनरली ओ से लिखा जाता है। आर्थो की जो पोजीशन है वो ग्रुप के जस्ट अगल बगल, यानी कि ये ग्रुप को पहला नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आर्थो की पोजीशन हुई वो है 2,6, या फिर इसको मेटा पे, मेटा को m से, स्मॉल m से, और इसकी जो पोजीशन है वो है 3 और 5, 3,5, या फिर पैरा पे इसको p से, यानी कि नंबर 4। ठीक है, तो 2,6, 3,5, या फिर पैरा पे, यहाँ पे अगर क्या करता है सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि उसको क्या कर देता है, यहाँ पे डायरेक्शन देता है कि वो इन पोजीशंस को क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले। यानी कि सपोज दैट दिस इज बेंजीन रिंग और इस पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, इस ग्रुप के होने के कारण अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको इन 3 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे यहाँ पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि वो आर्थो पोजीशन पे चला जाए, या मेटा पे चला जाए, या फिर पैरा पे चला जाए। और ये डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यानी कि this direction is based on, यानी कि depend on the nature of the first substituent. This direction is dependent on the nature of first substituent. फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये जो ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये कौन बता रहा है, ग्रुप बता रहा है, जो पहला ग्रुप है जो बेंजीन पे पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव और द ओरिएंटेशन इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम डायरेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, या तो हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्टिव इफेक्ट कहेंगे, या फिर हम इसे ओरिएंटेशन इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टिव इफेक्ट कहेंगे या फिर हम इसे ओरिएंटेशन इफेक्ट का नाम देते हैं। क्लियर? चलिए अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। द सब्स्टिट्यूशंस या सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ फर्दर सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से ही प्रेजेंट है, जैसे कि ये ग्रुप हो गया, तो ये दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के जुड़ने को, यानी कि उसके यहाँ पर आकर के आर्थो मेटा पैरा पे जुड़ने को डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। यानी कि द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, द सब्स्टिट्यूएंट already present can increase or decrease the
कैन इंक्रीज और decrease the rate of further substitution, यानी कि अगर पहले से ही जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो फर्दर सब्स्टिट्यूशन को की रेट को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, ठीक है। दैट इज इट आइदर एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, इट आइदर एक्टिवेट्स और डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि आइदर एक्टिवेट्स और डीएक्टिवेट्स ठीक है। बेंजीन रिंग फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन, ये क्या कर देता है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, नोन एज एक्टिविटी इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी इफेक्ट्स का नाम देते हैं। इसे हम किसका नाम देते हैं, एक्टिविटी इफेक्ट्स का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कितने टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो हैं मेनली दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विच प्रोड्यूस डायरेक्टिव इफेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जिनके कारण क्या होता है, डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। पहला है दोज which direct the incoming group to ortho and para position simultaneously, which direct the incoming group to ortho and para position simultaneously। इसे हम कुछ और भी नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं निगेटिव मेटा ऑल टुगेदर, यानी कि मेटा पर ये नहीं जाने देते हैं, ठीक है। मतलब मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर्थो और किस पे करते हैं, पैरा पे करते हैं। और दूसरा है वो है आर्थो पैरा को छोड़ करके जो किस पर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पर क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। और दूसरा है दोज विच डायरेक्ट the incoming group only at meta position, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नेग्लेक्टिंग आर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑल टुगेदर, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आर्थो एंड पैरा पोजीशन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये आर्थो और पैरा पोजीशन की जगह सिर्फ मेटा पोजीशंस को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इनकमिंग ग्रुप के लिए डायरेक्ट करते हैं। तो दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स हुए, ठीक है, जो डायरेक्टिव इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और वो है या तो आर्थो या पैरा साइमल्टेनियसली, या फिर सिर्फ और सिर्फ किस पे करेगा, वो है आपका यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मेटा डायरेक्टर कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, और यानी कि यहाँ पे कुछ है जो कि डीएक्टिवेटिंग का काम भी करेंगे, कुछ एक्टिवेटिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स में कौन कौन से हैं, चलिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं। इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं हम। ठीक है,
मोनो सब्स्टिट्यूटेड में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर्स के बारे में, फिर बात करेंगे मेटा डायरेक्टर्स के बारे में। आर्थो पैरा डायरेक्टर्स, और इसी के साथ साथ अगला है वो है मेटा डायरेक्टर्स। अब आर्थो पैरा डायरेक्टर में भी कई सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन कौन से हैं? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग यहाँ पे कौन सा होगा? ठीक है, वो है आपके अमीन ग्रुप, और अमीन के साथ साथ सब्स्टिट्यूटेड अमीन ग्रुप भी यहाँ पे है, NH2, ठीक है। NH2 के साथ साथ NHR, और इसी के साथ साथ अगला है वो है NR2। NHR के साथ साथ अगला है वो है NR2, ठीक है। NR2 के साथ साथ OH ग्रुप और OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप जैसे फिनॉल ग्रुप भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ O माइनस कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक है। तो 6 में से एक यहाँ पे क्या कर जाएगा, कंबाइन करेगा, और एक नेगेटिव के कारण मिलता है, तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग के साथ साथ कुछ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग के अंतर्गत NHCO NH3 ग्रुप हो गया, NHCOR, ठीक है, NHCOR, OCH3 और साथ ही साथ OR, ठीक है। ये आपके कैसे होते हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहीं पे वीकली एक्टिवेटिंग के अंतर्गत, यहाँ पे आते हैं वो है CH3C2H5 RC6H5, CH3C2H5 R यानी कि एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे C6H5 जैसे फेनिल ग्रुप का नाम देते हैं। क्लियर? वीकली एक्टिवेटिंग के साथ साथ अगला है वीकली डीएक्टिवेटिंग। वीकली क्या है? डीएक्टिवेटिंग। इनको बस अभी याद कर लीजिए एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग के नाम से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। ये सभी के सभी क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है। ऐसे ही मेटा डायरेक्टर्स में अगर हम देखें तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग दो हैं। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, जो मेटा डायरेक्टर्स के अंतर्गत है उनमें कौन कौन से हैं? साइनाइड हो गया, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड और यहाँ पर एसीटोन ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप हो गया। साइनाइड हो गया, सल्फोनिक साइनाइड यानी कि ये हो गया सल्फोनिक SO3H, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एल्डिहाइड और आपका कीटोन। ये जो ग्रुप है ये सभी के सभी कैसे हैं? मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग के अंतर्गत NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग के अंतर्गत आते हैं वो है
NO2 नाइट्रो ग्रुप, NR3 टर्शियरी अमीन, NR3 या जैसे हम क्या कह सकते हैं टर्शियरी अमीन NR3 का पॉजिटिव यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हो गया CF3 और CCl3, CF3 और CCl3, ये सभी के सभी आपके क्या है यहाँ पे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर? तो ये आपका था यहाँ पे मेटा डायरेक्टर्स से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उनमें से कौन कौन से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हम बात करें यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। टोलुइन हो गया, मिथाइल बेंजीन हो गया, या फिर फिनाइल मेथेन, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे टोलुइन, यहाँ पे नेक्स्ट है मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स के तौर पर हम किसको ले सकते हैं, और वो है आपका टोलुइन, मेथाइल बेंजीन या फिर फिनाइल मेथेन, ठीक है, फिनाइल मेथेन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टोलुइन के बारे में कि टोलुइन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फिर टोलुइन के प्रिपरेशन के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, और वो है आपका टोलुइन के प्रिपरेशन के बारे में। जनरली जो टोलुइन का जनरल फार्मूला है वह C6H5CH3, उसको लिखते कैसे हैं C6H5CH3, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पे कहीं पे भी अगर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे टोलुइन कहलाता है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये समझिए टोलुइन इज द सिंपलेस्ट होमोलॉगस ऑफ बेंजीन, और इसे हम जनरली सबसे पहले डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ड्राई डिस्टिलेशन किसका था, टोलू बॉल्जम, ठीक है, किसका है, टोलू बॉल्जम से करते हैं, प्राप्त करते हैं। फर्स्ट टाइम ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ टोलू बॉल्जम, और इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, टोलुइन रखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखते हैं, टोलुइन रखते हैं। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं प्रिपरेशन कैसे हम लोग करेंगे। पहला है वो है फ्रॉम बेंजीन, इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने जा रहे हैं। पहला है फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन के किस रिएक्शन द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसके बारे में इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने बताया था कि यहाँ पे कोई एल्काइल पॉजिटिव ग्रुप होगा, R+ ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे कि ये मान लेते हैं बेंजीन है और इसके लिए हमने CH3Cl से रिएक्शन कराया, ठीक है। तो जो CH3Cl है जिसे हम एल्काइल हैलाइड या मेथाइल हैलाइड का नाम देंगे, यहाँ से हमको CH3+ मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 है। तो AlCl3 के प्रेजेंस में हमने क्या कराया, CH3Cl से रिएक्शन कराया, तो CH3 से हमको प्लस मिलेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा यहाँ पर ये जाकर जुड़ जाएगा
जैसा कि आपको पता है किसी एक कार्बन से जाकर के R+ ग्रुप जाकर के जुड़ जा रहा था, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगला यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन करेगा, किसका? HCl का। तो ये बना आपका टॉलुइन। ये क्या बना आपका? टॉलुइन का निर्माण होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, वो है आपका उर्ज-फिटिक रिएक्शन, ठीक है। उर्ज-फिटिक रिएक्शन पहला था फ्रॉम बेंजीन। दूसरा प्रिपरेशन अगर हम देखें तो वो है आपका उर्ज-फिटिक रिएक्शन। उर्ज का फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम उर्ज-फिटिक रिएक्शन की बात करें तो ऐसे समय में रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन CH3Br के साथ और सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कराते हैं। 2Na प्लस CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में मेथाइल ब्रोमाइड और सोडियम के साथ कराने पर टॉलुइन और सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। किसका? टॉलुइन। जहाँ पे Br लगा था वहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ 2NaBr का निर्माण होता है। किसका? 2NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण होगा। तो ये बना आपका यहाँ पे टॉलुइन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं उर्ज-फिटिक रिएक्शन। उर्ज-फिटिक रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड है जिसमें मेथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग किया गया और सोडियम ईथर का प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। प्रिपरेशन के अंतर्गत नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में जनरली हम आर्थोमेटा या पैरा पोजीशन पर सोडियम टॉलुएट लेते हैं। सोडियम टॉलुएट, और सोडियम टॉलुएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H4 CH3 COO Na। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम टॉलुएट का नाम देते हैं। ये आर्थोमेटा या पैरा पोजीशन पे हो सकता है सोडियम टॉलुएट, और इसका हम क्या कराते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में। सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस CaO के प्रेजेंस में अगर हम क्या कराते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, तो ऐसे समय में Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और इसी के साथ साथ C6H5 यहाँ पर CH3 जिसे हम कहते हैं टॉलुइन। तो टॉलुइन का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ से NaCO निकल जाता है इतना पूरा पोर्शन, ठीक है। CO2 और Na निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा C6H5 CH3 के फॉर्म में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका टॉलुइन। अब हम आगे नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। टॉलुइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड के अंतर्गत अगर हम टॉलुइन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम सिर्फ टॉलुइन के बारे में ही यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसमें जैसे कि बेंजल्डिहाइड हो गया, एनिसोल हो गया, कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है, मैं इसको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि सिलेबस के अंतर्गत फिनॉल, ये भी बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड, फिनॉल जैसे कुछ इस तरीके से बनाते हैं, OH, बेंजल्डिहाइड, ये आपका है CHO, बेंजोइक एसिड,
ठीक है, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, COOH ग्रुप लगा हुआ है। इसी के साथ साथ एनिसोल, एनिसोल ये हो गया एनिसोल आपका, और एनिलीन, बेंजीन के साथ यहाँ पर NH2, ठीक है, तो ये हो गया एनिलीन। तो ये सभी हम जब टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे कि एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल के अंतर्गत फिनॉल्स को, एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंतर्गत बेंजल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक एसिड्स के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत बेंजोइक एसिड, ठीक है। वहीं पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जब एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एनिलीन पढ़ेंगे, और जब एरोमेटिक ईथर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एनिसोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, इनको हम जब टॉपिक चलेगा तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंतर्गत हम यहाँ पर सिर्फ टॉलुइन की बात करेंगे, और इसके साथ साथ फिर नया चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करेंगे, वो होगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें एल्कोहल के साथ फिनॉल और फिर हम ईथर के साथ एनिसोल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अभी टॉपिक आपका चल रहा है यहाँ पे टॉलुइन के बारे में। ये सब आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी बट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए, टॉलुइन हो गया। टॉलुइन के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे थे। तो कैसा होता है? कलरलेस है। पहली बात, जो प्रॉपर्टीज किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स का होता है वही प्रॉपर्टीज इसके भी हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत सबसे पहला है, और वो है यहाँ पे, वो है कलरलेस, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ प्लीजेंट ओडर होता है, प्लीजेंट ओडर या एरोमेटिक ओडर है। लाइटर देन वाटर, लाइटर देन क्या है? वाटर, यानी कि डेंसिटी इसकी वाटर से कम होती है। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, याद रखिएगा वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट में वही सल्यूट डिजॉल्व होते हैं जो पोलर होते हैं। नॉन पोलर में नॉन पोलर, यानी कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें सिर्फ पोलर सल्यूट डिजॉल्व होते हैं। यहीं पे अगर नॉन पोलर है, सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर उसमें क्या डिजॉल्व होगा? सल्यूट डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी कि वाटर अगर पोलर है तो आपका जो C6H5CH3 यानी कि टॉलुइन है वो नॉन पोलर है, इसलिए क्या है? इनसॉल्युबल है। यहीं पे अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल एंड ईथर में क्या है? सॉल्युबल है। वेपर्स कैसे होते हैं? इनफ्लेमेबल होते हैं। वेपर्स इनके कैसे होते हैं? वो होते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील होते हैं। और इसी के साथ साथ अगला अगर पॉइंट देखें तो वो है कि 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल्स करते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस। और 110 डिग्री सेल्सियस होने के साथ साथ यहाँ पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो है कितना? माइनस में 96 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कलरलेस ये कैसा है? किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। टॉलुइन किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में होता है। गुड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए गुड सॉल्वेंट का काम करता है। और खुद एक वीक पोलर कंपाउंड है,
वीक पोलर कंपाउंड है। वीक कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड, और इसीलिए वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा था, यानी कि इनसॉल्युबल था। वीक पोलर कंपाउंड है जिसका डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम है, उसको हम क्या कहते हैं? वीक पोलर कंपाउंड कहते हैं। और इसका डाइपोल मोमेंट 0.4 डिवाई के बराबर होता है। 0.4 डिवाई के बराबर इसका डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर? तो ये थे बात इसके बारे में। यहाँ पर इसके यानी कि टॉलुइन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट है इनका केमिकल प्रॉपर्टीज। टॉलुइन का यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में दो तरीके के यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं। एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक रिएक्शन। एलिफैटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो टॉलुइन एलिफैटिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर सकता है और एरोमेटिक की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर हम देखें तो साइड चेन यानी कि जो CH3 लगा हुआ है टॉलुइन में, ध्यान रखिएगा, ये टॉलुइन का एक स्ट्रक्चर है और इसमें दो चीज़ें हैं। एक है साइड चेन, इसको साइड चेन कहते हैं, और एक है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग इसका एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, और जो साइड चेन है वो इसका एलिफैटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। यानी कि ये दोनों तरीके से बिहेव करता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरीके से। तो इसके दोनों रिएक्शंस हो सकते हैं, साइड चेन रिएक्शन भी होता है और बेंजीन रिंग के भी रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखेंगे। अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये कैसा देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कैसे देगा चलिए देखते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये CH3 है, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। आर्थो और किस पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर आपका क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समय में टॉलुइन का आर्थो या पैरा, ये कौन सा हुआ? आर्थो डेरिवेटिव, और ये बना आपका पैरा डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आर्थो या पैरा डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम टॉलुइन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो टॉलुइन पे उपस्थित जो CH3 ग्रुप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ आर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टर्स में मैंने बताया था वीकली एक्टिवेटिंग के केस में यहाँ पे कौन है? CH3 है। ये कैसा होता है? वीकली एक्टिवेटिंग होता है, और वीकली एक्टिवेटिंग होने के कारण ये क्या करेगा? यहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करेगा, ठीक है। और आर्थो पैरा डायरेक्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पर क्या करेगा? यहाँ पे डायरेक्ट करेगा। तो टॉलुइन के जो रिएक्शंस हैं, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो आर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव का निर्माण करेगा। यहीं पे अगर रिएक्शन ऑफ साइड चेन की बात करें, यानी कि CH3 से रिलेटेड रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं हम, तो ये तो हो गया बेंजीन रिंग से रिलेटेड, यानी कि कैसा? आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर बेंजीन रिंग के रिएक्शन देखेंगे तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएंगे, लेकिन अगर साइड चेन के रिएक्शन देखें तो वो क्या है? चलिए देखते हैं। रिएक्शन ऑफ साइड चेन, रिएक्शन ऑफ वो है किसका? साइड चेन का। चलिए साइड चेन के रिएक्शन में वो है पहला साइड चेन हैलोजिनेशन, ठीक है। ए है वो है साइड चेन हैलोजिनेशन, यानी कि साइड चेन में जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है उसका हम हैलोजिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट विथ क्लोरीन। ये CH3 है जिसे हम क्या कहते हैं? टॉलुइन का नाम देते हैं। और इसी के साथ साथ
हम इसका क्या करने जा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में Cl2 से यानी कि क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, तो ऐसे समय में यहाँ पर साइड चेन हैलोजिनेशन होगा, यानी कि बेंजीन रिंग में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बस यहाँ पर जो CH3 था उसका एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह क्या लगा, क्लोरीन लगा। अगर यही रिएक्शन हम फर्दर कराते रहें तो अभी आपका बना है वो है बेंजाइल क्लोराइड। ये बना आपका बेंजाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, अगर YL ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, इसका मतलब बीच में CH2 कहीं ना कहीं होगा, तो ये बना आपका बेंजाइल क्लोराइड। फिर से अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो फर्दर रिएक्शन कराने पर यहाँ पे बनेगा बेंजल क्लोराइड, यानी कि अगर CH2 है तो बेंजाइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। फिर से अगर हम इसका कराएं Cl2 अल्ट्रावायलेट, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा CH क्या बचा, CH और ये हो गया। जब CH हो तो इसे हम कहते हैं बेंजल और बेंजिल क्लोराइड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी क्या बना है, बेंजल। कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, तो ये बचा बेंजल क्लोराइड, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो ये बेंजिल क्लोराइड था, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगला है वो है Cl2 से रिएक्शन कराएं, फिर से Cl2 UV के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आपको मिला बनेगा यहाँ पे, और वो है CCl3, ठीक है। क्या बना, CCl3, जिसको कहते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इसे कहते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड का नाम देते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब इन तीनों का कुछ बेंजिल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड का अगर हम अलग अलग हाइड्रोलिसिस कराएं, तो बेंजल क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको क्या मिलेगा, बेंजिल अल्कोहल मिलेगा। इससे क्या मिलेगा आपको, बेंजिल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH का फॉर्मेशन करेगा। यहीं पे अगर हम बेंजल क्लोराइड का रिएक्शन कराएं, तो बेंजल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका अगर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा बेंजल डिहाइड। अगर हम अलग अलग इसका क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको बेंजल डिहाइड मिल रहा है। बेंजिल क्लोराइड का कराने पर हाइड्रोलिसिस आपको क्या मिलता है, बेंजिल अल्कोहल मिलेगा। और यहीं पे अगर बेंजो ट्राइक्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस कराएं, तो ऐसे में हमको बेंजोइक एसिड मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेंजोइक एसिड। अगर हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बेंजिल अल्कोहल को फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, C6H5CH2OH होता है, C6H5CH2OH, ये किसका होता है, बेंजिल अल्कोहल का, बेंजोइक एसिड का C6H5COOH, ठीक है। और यहीं पर बेंजल डिहाइड का आपको पता है होता है C6H5CHO, ये किसका होता है, बेंजल डिहाइड का होता है। तो साइड चेन हैलोजिनेशन के दौरान सबसे पहला रिएक्शन तो ये देखना है, ऐसे जाना है, ठीक है। पहले क्या बनेगा, बेंजिल क्लोराइड, फिर बेंजल क्लोराइड, फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड बनेगा। और अगर हम इसका अलग अलग क्या कराएं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएं, तो बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से बेंजल डिहाइड, और यहाँ पे बेंजो ट्राइक्लोराइड से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान में रखना है, क्लियर। चलिए ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीडेशन नेक्स्ट है। साइड चेन हैलोजिनेशन के बाद रिएक्शन ऑफ साइड चेन के अंतर्गत हम देखेंगे वो है ऑक्सीडेशन। रिएक्शन ऑफ साइड चेन के अंतर्गत हम देखेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। तो चलिए ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। बी वो है ऑक्सीडेशन, या जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन के अंतर्गत वो है पहला, विथ हॉट एसिडिक KMnO4, विथ हॉट एसिडिक KMnO4, विथ हॉट
एसिडिक KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, वो है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया टॉलुइन। टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिक KMnO4 के साथ, ठीक है। तो ऐसे समय में नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे जाके जुड़ेगा और नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ने पर यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो टॉलुइन के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिला, बेंजोइक एसिड मिलता है और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो क्या मिला आपको, बेंजोइक एसिड, ध्यान रखिएगा बेंजोइक, यानी कि टॉलुइन के ऑक्सीडेशन से किसके साथ, एसिडिक KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। यहीं पे अगर हम मैग्नीज, एसिडिक मैग्नीज या फिर क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, ध्यान रखिएगा, ये तो हुआ पहला, किसके साथ, विथ हॉट एसिडिक KMnO4 तो बेंजोइक एसिड बन रहा है। दूसरा है विथ यहाँ पे एसिडिक मैग्नीज, एसिडिक मैग्नीज या फिर मैग्नीज के साथ साथ या फिर क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराता है। क्रोमिल क्लोराइड से कराएं तो क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, अभी तक आपने देखा कि अगर एसिडिक KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं, हॉट एसिडिक KMnO4 से, तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। लेकिन अगर यहीं पर हम क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrO2 Cl2 से रिएक्शन कराएं तो ऐसे समय में यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा, अब हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, हॉट एसिडिक KMnO4 से नहीं। अब हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं यहाँ पे, वो है आपका क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन पर क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे और वो है हाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन के बाद अब हम यहाँ पे अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं और वो है हाइड्रोजनेशन। और जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजनेशन हमेशा जनरली हम यहाँ पे कराएंगे सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, साथ ही साथ C2H5OH के साथ, सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल के साथ अगर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो इसे हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। क्या कहते हैं, बर्च रिडक्शन का नाम देते हैं। ये जो है ये क्या है, बर्च रिडक्शन का नाम देते हैं। क्लियर। चलिए, तो ऐसे समय में एल्काइल साइक्लोबेंजीन बनता है, यानी कि एल्काइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एथिल CH3 है तो मेथाइल साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होगा, मेथाइल साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होगा। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम यूजेज की बात करें तो ये सभी इनके क्या हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है यूजेज। ठीक है। तो टॉलुइन के दो तरीके के केमिकल प्रॉपर्टी होती है, एक बेंजीन रिंग की और एक होता है उसका साइड चेन का। तो दोनों मैंने बताया। यूजेज की बात करें, यूजेज तो सबसे पहला है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निर्माण में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, और वो है आपका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में, एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला है वो है इन ड्राई क्लीनिंग, इन ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। और इन ड्राई क्लीनिंग अगला है वो है एज अ पेट्रोल सब्स्टिट्यूट, एज अ पेट्रोल सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन डाइज एंड ड्रग्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन डाइज एंड ड्रग्स, यानी कि डाई और ड्रग्स के निर्माण में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका जनरली हम ट्राइनाइट्रोटोलुइन के निर्माण में भी TNT फॉर्मेशन इन TNT, जिसे हम कहते हैं ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक्सप्लोसिव है। जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो ये मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये CH3 हो गया, नाइट्रो यहाँ पे, नाइट्रो यहाँ पे और नाइट्रो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया ट्राइनाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर होता है TNT के निर्माण में, ठीक है। और इसको जनरली हम एक्सप्लोसिव के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ साथ ट्राइनाइट्रोबेंजीन के निर्माण में, इन TNB, ठीक है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन के निर्माण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं कुछ इस तरीके से, NO2 यहाँ पे हमने CH3 ग्रुप नहीं लगाया तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और ट्राइनाइट्रोबेंजीन एक आपका कलरलेस सॉलिड है, और इसका भी हम प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सप्लोसिव के निर्माण में। तो इन दोनों का हम जनरली यूज करते हैं एक्सप्लोसिव के निर्माण में, एक्सप्लोसिव, एज एन एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो ये था आपका हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड टॉपिक, जिसके बारे में पूरी डिटेल हमने आपको अब तक बता चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।